नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने पिछली क्लास में राज्यसभा का प्रासंगिकता देखी थी राज्यसभा की। तो लगभग संसद हम लोग कवर ही कर रहे हैं, कवर हो चुकी है। एक लास्ट टॉपिक थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसको बोल देंगे हम लोग संसदीय समितियां, यानी कि समितियों के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज जो क्या होती है वो पढ़ ले रहे। तो कभी कभार जो न्यूज में होती है कुछ समिति, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बन जाता है और वैसे भी हम लोग को पता होना चाहिए। एक दो कुछ समिति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें आपको पता ही होने चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे एक दो क्लास में। छोटी छोटी एक समिति की जरूरत पड़ेगी। तो भाभी मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं कि संसद की समितियां हैं क्या। तो दरअसल समिति का मतलब आप लोगों को पता होगा कि समिति मतलब एक तरीके से ग्रुप की बात हो रही है कि 10 15 20 लोग इकट्ठे होके कुछ पे कुछ कोई विषय है उस पे या कोई प्रयोजन है उस पे काम कर रहे हैं और उसके बाद में आउटपुट निकालते हैं। या फिर होता है बहुत बड़े मंडली है, उसमें छोटे छोटे बांट दिए, भाई आप इसकी समिति हैं, आप इसकी समिति हैं, आप जल की देखभाल करेंगे, आप खाने की देखभाल करेंगे, आप अलग अलग कपड़े की देखभाल करेंगे। ऐसी समितियां बन जाती हैं। या फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं क्लासेस में वगैरह में, ऐसा बहुत चीजें होती है। तो समिति के जनरली आप समझे एक समूह से, ग्रुप से। अब ये चूंकि संसदीय समितियां हैं तो प्रश्न बन जाएगा कि संसदीय समितियां हैं तो संसदीय समितियों में कौन होता है। तो भाई संसद की समिति है तो संसद में समिति कौन होगा? संसद का सदस्य यानी कि सांसद होगा। तो संसद की समिति में सांसद होंगे। तो एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि संसद की समिति सांसदों से मिलकर तो बनी है, ठीक है, यानी कि सांसदों से मिलकर बनी है। लेकिन एक अपवाद ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है? वो कैग, यानी कि इसमें आपको प्लस जोड़ के लेने चलना पड़ेगा कि कैग एकमात्र ऐसा व्यक्ति, मतलब गैर गैर सांसद नहीं। कैग ऐसे एकमात्र व्यक्ति है, ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कौन वो गैर सांसद है या कौन वैसा व्यक्ति है जो गैर सांसद होते हुए भी संसदीय समिति में शामिल है। तो वो कौन है? कैग। ठीक है, हमने बात पढ़ी थी, अब कैग पढ़ा था पीछे हमने। तो कैग में देखा था कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर सांसद हैं और संसद के जो सदन होते हैं उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। चाहे वो राज्यसभा में बैठे चाहे लोकसभा में बैठे, ये कार्यवाही में भाग ले सकते हैं जाके, इनके पास इतनी शक्ति है। जैसे हम लोग तो दर्शक दीर्घा में जाके बैठ सकते हैं, एक बात देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कार्यवाही में भाग थोड़े ले जाएंगे, लेकिन ये कार्यवाही में भी भाग ले लेते हैं। हमने कैग में विस्तार से ये सब चीजें पढ़ ली थी। तो बस इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सांसदों से मिलकर बनी होती है। और ये अपवाद कौन है? कैग है। कैग सांसद ना होकर भी संसदीय समितियों के सदस्य होते हैं। ठीक है, जो भी कैग बनेगा वो बनता जाएगा हर बार। ठीक है, बहुत सारे कैग नहीं है, ठीक है, एक जो कैग बनेंगे वो होंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे याद हो कि संसदीय समितियां को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु संसद भी बोलते हैं। यानी कि ये लिखा हुआ है, संसदीय समितियां को लघु संसद या लघु विधायिका भी कहते हैं। ये लिख सकते हो आप लोग, भी कहते हैं। ठीक, यानी कि संसदीय समितियां को, यानी कि ऐसे पूछे कि लघु समिति या फिर लघु संसद या फिर लघु विधायिका किसे कहते हैं, तो वो संसदीय समितियां हैं, उन्हें कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो संसद है, वो संसद क्या है, वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत बहुत विशाल आकार है उसका, बहुत सारे सांसद हैं उसके अंदर। ठीक, लोकसभा राज्यसभा बहुत सारे मिलकर बनी है। तो उसमें बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम होना ही होना है। सब कानून वगैरह बनने, बहुत तरीके से काम होते हैं। आप मतलब मेन तो हम लोग कानून समझते हैं मेन चीज, उसके बाद भी बहुत सारे काम बचते हैं। तो वो सब बहुत सारे काम उसको करने हैं। तो जो इतने सारे काम करने, तो समितियों में बांट देते हैं कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। आगे देखेंगे, वैसे हम नाम पढ़ लेंगे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे विशेषाधिकार समिति हो जाएगी, आगे आवास समिति हो जाएगी। तो आवास देखना कि जो सांसदों को आवास मिले उनकी देख रेख कर ली है। नियम की समिति बनी होगी, कार्य मंत्रणा समिति होगी, कार्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी। तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या देखेगी? कि पूरा कार्य देखेगी कैसे चल रहा है। तो हर एक काम बांट रखा है कि भैया ये काम ये समिति देखेगी, ये काम ये समिति देखेगी। तो ऐसे करके बांट रखा है हमने। तो ये मतलब इनका दर्जा, इसको दर्जा कैसा दिया जा रहा है? लघु संसद का। यानी समिति क्या है? लघु संसद। यानी संसद का जो काम है वो कौन कर रहा है? ये कर रहा है, लेकिन छोटा है थोड़ा सा, तो उसको लघु संसद बोल दिया। या फिर लघु विधायिका। विधायिका मतलब वही तो है, कार्यपालिका जी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यपालिका है। विधायिका कौन है? संसद है। तो यहाँ पर विधि बनती है। तो यहाँ पर इनको संज्ञा क्या दी गई है? लघु संसद की या लघु विधायिका की। क्योंकि आपको लिखा था, क्योंकि अधिकांश कार्य यही करती हैं। जो समितियां हैं अधिकांश कार्य सारा काम ये करती है। संसद केवल क्या करती है? संसद केवल क्या करती है? बहस करना है, या वाद विवाद हो रहा है किसी पे, या मतदान आदि हो रहा है, ठीक है,
मतदान है, चर्चा है, या फिर नीति को स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना है, ये जो सब है मतदान के थ्रू हो रहा है। ये संसद में तो हो जाता है, लेकिन समितियां अलग बैठ के उनको संसदीय बनाए जाते अलग, उनको करके वहां पे वो डिसीजन लेती है, उसमें उसके बाद आउटपुट देती है, अपने प्रतिवेदन रिपोर्ट सौंपती है। उसके बाद उस पर चर्चा मतलब उसके बाद थोड़ी चर्चा होने के बाद वोटिंग वोटिंग होती तो होती है। लेकिन अभी हम इसके लाभ में और हानि में पढ़ेंगे। इसका एक नुकसान ये है, घाटा ये है कि फायदे, एक दो फायदे भी हैं, लेकिन घाटा ये है कि इतनी मुश्किल से इनको लघु संसद बोला जाता है या फिर लघु विधायिका बोला जाता है, करते हैं। उसके बाद इनकी जो समिति अपनी प्रतिवेदन देती है, रिपोर्ट सौंपती है, उसको वो क्या है मतलब बाध्य नहीं है, उसकी मानना बहुत जरूरी नहीं है। सलाहकार जो सलाह देके सिफारिश देके निकल जाती है समितियां बहुत सारी, और बहुत अच्छी अच्छी समितियां बनती हैं, लेकिन सरकार को वो बाध्यता नहीं करती है। तो सरकार बाध्य नहीं होती है। सरकार इवन जो लोक लेखा समिति है, ये लोक लेखा समिति जो कैग अपने इतनी मुश्किल से हर साल देखता है, सरकार के खर्चों को देखता है, उसकी समिति की भी जो रिपोर्ट आती है, यानी कि जो कैग या लोक लेखा समिति है, इसकी जो सिफारिश निकल के आएगी या इसकी जो प्रतिवेदन निकल के आएगा, सरकार उसको भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक इसका मिलता है, लिमिटेशन मिलती है, सीमा नजर आती है कि ये सीमा इसकी है। बाकी एक दो फायदे भी हैं। तो यह आप समझ जाओ कि लघु संसद इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अधिकांश कार्य यही करती है, और संसद में तो केवल बहस है, वाद विवाद है, मतदान है, नीति को स्वीकृत करना है, स्वीकृत करना ये हो पाता है। ठीक। अब इसका संसदीय समिति का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते महत्व के दो मुख्य कारक हैं। ठीक है, इसके दो मुख्य कारक हैं, बाकी और भी कारक छोटे छोटे लोग जोड़ते हैं, लेकिन मेन कारक दो बोलते हैं कि संसदीय समिति को इतना ज्यादा महत्व क्यों बढ़ रहा है, कि संसदीय समितियां बहुत ज्यादा न्यूज में भी चल रही है, और ऐसे इसका ज्यादा महत्व क्यों बढ़ रहा है, तो वो दो वजह से बढ़ रहा है। दो मेन कारक आप ध्यान रखेंगे, बाकी और भी बता सकते हो। दो मेन कारक क्या है, एक तो विशाल आकार। किसका विशाल आकार, संसद का, यानी संसद का इतना विशाल आकार, इतने सदस्य है संसद में, तो हर सदस्य को इतना डील करने के लिए, मतलब कोई टॉपिक है तो हर सदस्य उस पर डील कर तो नहीं सकता, कोई है जानकार उस व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, मान लीजिए शिक्षा से संबंधित कोई मुद्दा आया, कई है जो उसे शिक्षा में जानकार नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई मुद्दा आया, बहुत सारे सांसद ऐसे हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जब वो ऐसी जानकारी नहीं रखते हैं तो लेकिन उसके इसलिए विशाल आकार, तो इसलिए विशाल आकार के होते नाते हमें थोड़ी दिक्कत पड़ जाएगी वहां पर, और सबको उसमें चर्चा में भाग लेने देंगे तो बड़ी चेहरे पे हो जाएगी, बहुत हौच-पौच हो जाएगा मामला। ठीक है, इस वजह से तो विशाल आकार की वजह से, इसको विशाल आकार की वजह से यहाँ पे हम लोग संसद की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो क्या करा, छोटा छोटा मामला कि कौन सा टॉपिक आया, हेल्थ से रिलेटेड आया तो लो इसको देते हैं, एजुकेशन रिलेटेड आया तो ये कमेटी बना देते हैं अलग से। तो छोटी छोटी ऐसे अगर कमेटियां बहुत सारी बन जाएंगी, तो इसीलिए ये जो कमेटी विशाल आकार को छोटा कर दिया हमने, तो हमारा क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एक तो विशाल आकार की वजह से इसका महत्व बढ़ता जा रहा है संसदीय, तो इसलिए हम लोग इधर से बजाय इधर भाग के देख रहे हैं। ठीक है, संसद के पास तकनीकी शैक्षिक ज्ञान की कमी, यानी कि थोड़ा सा बताते हैं कि जो जनता है चुन के भेजती है, अब जनता में लोकतंत्र में तो ये है कि ये थोड़ी ना कि पढ़े लिखे ही राजनीति में आएंगे, या फिर जो शिक्षा से जुड़े हुए बहुत अच्छे या फिर अमीर लोग हैं, ऐसा तो है नहीं। कोई भी जनता में जो उसकी लोकप्रियता ज्यादा है, पकड़ है अच्छी जनता में, तो वो आ सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। ठीक है, मंत्री परिषद में बैठ सकता है, ये सब हो सकता है उसके सामने। तो संसद के पास तकनीकी कमी हो सकती है, और ऐसा नहीं, कई सांसद बहुत अच्छे थे, कई सांसद क्या है बहुत अच्छे हैं, और सांसद इस चीजों में बहुत अच्छे सोचते हैं, लेकिन कई सांसद ऐसे नहीं है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसीलिए संसद के पास तकनीकी और शैक्षिक ज्ञान की थोड़ी कमी है, इसलिए भी जो समितियां बनती हैं, हालांकि एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि भाई जो संसद की समितियां बनाओगे वो भी तो उसमें भी सांसद ही होंगे, तो सांसद के पास यहाँ पे तकनीक कमी है, और इसमें सांसद आ जाएंगे तो पढ़े लिखे आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सांसद बहुत अच्छे अच्छे भी हैं हमारे पास, तो जो अच्छे अच्छे हैं वही चुन के इसमें भेजे जाते हैं। वही हेल्थ से रिलेटेड वाले में जो हेल्थ की जानकारी ठीक ठीक सांसद वही उठाएंगे ना, सारे सांसद क्यों। और अगर खाली वो ये सिर्फ संसद में डिस्कस होगा जहाँ पे सब लोग मिलके बैठे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड जिसकी जानकारी रखता है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, वो भी बैठा है, जिसको जानकारी नहीं है वो भी बैठा है, तो सब उसमें चर्चा भाग लेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा, कि वो भी बोल सकता है, कुछ कोई उसको मौका है, वो भी प्रश्न डाल सकता है, अपने अपने सब प्रक्रिया देखी थी सब करने की। तो इसीलिए
जो अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें से वो चुन को उसको हेल्थ वाले बना दिए जाएंगे, एजुकेशन में एजुकेशन वाले बना देंगे, आईटी वाला कोई आ जाएगा आईटी वाला बना देंगे, साइंस से रिलेटेड साइंस वाला बना देंगे। तो इसीलिए संसद के पास ऐसे हमें कमी नजर आती होगी, लेकिन जो पर्टिकुलरली एक समिति बनाएंगे उसके पास वो ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग उसमें चुन के डाले हैं वो। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार प्रश्न आ जाएगा कि भाई संसद के पास कमी है, तो संसद के ही तो सदस्य इसमें बैठेंगे अंदर जाके, तो क्या वो क्या होशियार हो जाएंगे तब जाके, और बाहर से कोई आ नहीं सकता केवल इनके छोड़ के। ठीक, तो ये प्लस में है कि इनका मन है आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ये चाहे तो भाग ले सकते हैं, क्योंकि इनको तो काम सौंपा गया है कि इनको जांच करनी है, लोक लेखा करना है, यानी कि अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो राज्य की करेंगे, लेकिन भारत सरकार की तो ऑडिटिंग करेंगे, तो ऑडिटिंग में इनको जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे बैठेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना, दो मुख्य कारण है इसके बढ़ते हुए। बाकी प्रशासनिक दक्षता अच्छी हो जाती है, इसकी वजह से भी इसका महत्व बढ़ रहा है, समय बच जाता है हमारा। तो अगर कारक में और लिखना चाहो तो आपकी समय बच रहा है, तो इसलिए भी इसका महत्व बढ़ रहा है। ठीक, प्रशासनिक दक्षता हो रही है, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारक और मिल जाएंगे, हम लोग ढूंढेंगे तो वो हम लाभ में आ जाएंगे, लाभ में देखेंगे तो वो लाभ वाले आप इसमें रख सकते हो, कि जो लाभ हो रहे हैं संसदीय समितियों से वो लाभ वाले कारक इसमें डाल देना। ठीक है, एक बस थोड़ा सा टॉपिक ये समझ लो, मतलब टॉपिक है बिंदु हल्का सा, कि ये क्वेश्चन बन सकता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो घबराना मत, ऐसे करके ऐसे ओ की मात्रा लगा के बिंदी हो यहाँ पे। ठीक है, तब भी उसे और यहाँ से ना थोड़ी आएगा, बिंदी लगाओगे तो बिंदी लगा दी यहाँ पे, और मॉन्टेग्यू। ठीक, ऐसे भी होता है और ऐसे भी ठीक है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग याद रखनी, तो MONTAGUE मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक, इंग्लिश में तो ऐसे ही रख लो। तो ये क्या है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने, CHELMSFORD, CHEL। जो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, इसमें ला का एल का साउंड तो आ नहीं रहा है, चेम्स होता वरना, लेकिन लिखते क्या है चेम्स, बोलते भी चेम्स ही है, तो चेम्सफोर्ड। ठीक है, लेकिन एल लिखेंगे यहाँ पे CHELMSFORD। ये अंग्रेजी के अपने नए नाटक समझ लो या कुछ भी समझ लो, है सुविधाएं ऐसी कि आपको ऐसी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने अंग्रेजी वाली क्लास में देखा था ना, कि कैसे करके कुछ लेटर हैं जो लिखे जा रहे हैं पर बोले नहीं जा रहे हैं, कुछ बोले जा रहे हैं पर लिखे नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ उसकी बहुत दुविधा है अंग्रेजी सीखने में, लेकिन जब एक बार थोड़ा सा आप पार कर जाओगे तो अंग्रेजी आसानी हो जाएगी। और यदि आप लोग जुड़े हुए नहीं हो अंग्रेजी वाली क्लास से और आप देखना चाहते हो तो जरूर देखें, प्ले लिस्ट इसमें डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी आपको, वैसे सर्च करने पर ही मिल जाएगी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 से ही यह समिति प्रणाली शुरू हो गई। यानी कि समिति प्रणाली, समिति बनाना हर एक चीज की, ये 1921 से शुरू हो गई थी। दरअसल 1919 वाला जो ये सुधार का रिफॉर्म्स आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 वाला था, तो वो लागू कब हुआ जाके 1921 में, तब से ये चल रहा है। एडविन मॉन्टेग्यू, इसको मॉन्टफोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, तो ऐसे आ जाए MONFORD। ठीक है, मॉन्टफोर्ड, मॉन्टफोर्ड सॉरी मॉन्ट लिखते हैं मॉन्टफोर्ड। एक सेकंड में देखो शायद, हाँ मॉन्टफोर्ड लिखते हैं MONT। ठीक है, MONT मॉन्टफोर्ड, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, मॉन्टेग्यू का मॉन्ट और जेम्सफोर्ड का फोर्ड। तो मॉन्टफोर्ड सुधार रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको। तो ये 1921 से जब लागू हुए थे, ध्यान रखना, तभी से ये समितियां बनने लगी हैं। और फिर बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई हमें, ठीक से 1947 के बाद, तो 1947 के बाद ठीक ठाक से हुई, मतलब शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर आती थी, और शुरुआत में समितियां हैं वो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही चल रही थी उस टाइम, उन्हीं के इस हिसाब से बनाई गई थी। आपको पता है संविधान में बहुत ज़्यादा चेंज करने के लिए सब कुछ लाया गया था। तो हिस्ट्री में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, पॉलिटी में पीछे हम लोग अगर इतिहास में जाएंगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री वगैरह में जो थोड़ा सा आते थे सुधार वगैरह आए थे, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने, नहीं तो जब हम लोग क्लास करेंगे तब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इन्हीं के साथ ही में ये समितियां भी हमारे स्तर प्रभावशाली बन गई, और स्वतंत्रता प्राप्ति जब हम हुई उसके बाद में समितियों का थोड़ा वजन और बढ़ता गया, महत्व और बढ़ता गया। ठीक, तो एक फैक्ट बस ये याद रख लेना, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसके सुधारों के साथ ही इनकी संसदीय समिति की शुरुआत हुई। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रसंग में 2-3 सुधार और लगा दिए,
ठीक, या फिर ये लिखा इसका साल चेंज कर दिया 1921 या 1923 कर दिया, ऐसे हो सकता है। तो ये तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि बांधी हमने और परिचय वगैरह देखा इसका। अब आ जाओ वर्गीकरण पे यानी कि प्रकार पे। तो संसदीय समितियों के प्रकार, तो देखो मोटी मोटी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कैसे, यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ। ये वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कैसा हो गया है इसका, दो मोटे मोटे दो प्रकार से। यानी कि एक तो हो गई स्थायी समिति और एक हो गई अस्थायी समिति। ठीक, अस्थायी को दूसरा शब्द क्या बोलते हैं एक तरीके तदर्थ, तदर्थ। ठीक है, यानी कि एडहॉक बोलते हैं इंग्लिश में, ये लिखा हुआ है एडहॉक, ADHOC। ठीक, और स्थायी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग। वैसे स्थायी मतलब परमानेंट है, ठीक है, अस्थायी मतलब टेम्परेरी, लेकिन फिर भी जो शब्द चल रहा है उसके हिसाब से चलो। तो वर्गीकरण करा हमने, तो एक स्थायी हो गया, तो स्थायी को क्या बोला, स्थायी समितियां यानी कि स्टैंडिंग, COMM, यानी मैं डॉट मार दिया, बंद कर दिया, कमेटी की स्पेलिंग ये लिखी हुई है। ठीक है, कमेटी की स्पेलिंग लिखेंगे तो COMMITTEE, COMMITTEE, कमिटीज ऐसा लगा दो। ठीक, तो यहाँ पे COMM और डॉट मार दिया मैंने, मुझे लगा भाई यहाँ पे कुछ पढ़ा दूं थोड़ा सा, लेकिन मैं सोचा कि अगर अगली क्लास पहुंचेंगे तो हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया COMM, मतलब कमिटी समझना आप। तो स्टैंडिंग कमिटीज यहाँ है ना, तो स्थायी समितियां को इंग्लिश में ये बोलेंगे। अब स्थायी समितियां मतलब कैसे, ये समझ लो। स्थायी और स्थायी मतलब, स्थायी समितियां वो मतलब जो स्थायी है, यानी कि जो जिनका अस्तित्व बना रह रहा है। तो स्थायी समितियां वो है जो प्रत्येक वर्ष बनती हैं, हर साल बनेंगी और हर साल मिलेंगी भी आपको। मतलब क्या है, यानी कि हर साल ही गठित होती है, ऐसा नहीं है जैसे एक बार बन गई तो बनी रही बनी रही बनी। हालांकि वैसे काम उसका वही है कि आपको एक समिति, जैसे लोक लेखा समिति है ये, तो लोक लेखा समिति बनी है, अगली साल भी बनेगी और फिर अगली साल बनेगी, फिर अगली साल बनेगी, फिर अगली साल बनेगी, ऐसे बनती रहेगी। तो हर साल बनी रहेगी, इसका स्थायित्व हमेशा बना रहेगा, इसलिए क्या है, इसका अस्तित्व बना रहेगा, इसलिए क्या है, स्थायी है। ठीक है, स्थायित्व बना रहेगा तो इसलिए स्थायी समिति बोली जा रही है, हर साल बनती है और इसका गठन करा जाता है। ठीक है, लोक लेखा था, ये नहीं कि एक बार गठन हो गया तो कभी वही चले पड़ा है, हर बार गठन होता है नया नया। ठीक है, हर साल, और संसद जो भी, जब हर साल संसद का काम होता है तो हर साल ये समितियां गठित होती हैं और वैसे ही होती है, इसलिए इनका अस्तित्व बना रहता है। थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा तो चेंज होती जाएंगी, मतलब तो चेंज नहीं वाला मामला है, जो वैसी बनेंगी वही नाम से बनेंगी, तो इसलिए इनका स्थायित्व प्रत्येक वर्ष इनका गठन होता है और सदस्य चयनित होते हैं हर बार। ठीक है, कि जो इस बार लोक लेखा समिति में कौन कौन आएंगे, प्राक्कलन समिति में कौन कौन आएंगे, तो ये इनको बोलेंगे स्थायी। का मतलब क्या है, जो हमेशा बनी रहे, मोटा मोटा ध्यान रखो, हर साल गठन होगा, हर साल और वैसी रहेंगी। तो इसका नाम क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ठीक है, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग समिति यानी कमिटी। और अगर देखना चाहो तो विशेषाधिकार समिति एक है, ठीक है, विशेषाधिकार है, और कार्य मंत्रणा समिति है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी है, SC ST के कल्याण हेतु समिति है, ठीक है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु कल्याण हेतु समिति, उसकी समिति है। ऐसे करके बहुत सारी समितियां हैं, हम उसके कल अभी नाम बता देंगे हम लोग, और मतलब एक दो समितियां देख लेंगे, नाम बता दूंगा मैं आपको। तो विशेषाधिकार समिति है, पुस्तकालय समिति भी है, आवास समिति भी है। ठीक, ऐसे करके समितियां बहुत सारी हैं, तो वो बनी रहेंगी, हर साल उनका काम है, हर साल बनेंगे। आवास देखना है हर साल, आवास में कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार से, किसी सांसद को विशेषाधिकार कोई हनन हो रहा है तो उसकी जांच करेगा, यानी कि आज सांसद के अधिकार है, उस पर कोई लालछन लगा है किसी प्रकार से, तो ये समिति है विशेषाधिकार समिति, ये समिति जांच करेगी, ऑडियो वीडियो जैसी भी देखनी हो जांच करेगी, वो पाएगी अगर कोई दिक्कत दे रहा है तो उसको मतलब सजा मिलेगी, या फिर संसद अपने हिसाब से जो भी संसद डिसाइड करेगी वो देखेगी। तो विशेषाधिकार समिति हो गई। ऐसे कर बहुत सारी समितियां जो स्थायी समितियों में आ जाएंगी, यानी कि इनका अस्तित्व बना रहेगा। एक ही हो गया। अब आ जाओ अस्थायी समिति। दरअसल क्या है, स्थायी समितियों को भी लोग दो भागों में बांट लेते हैं, थोड़ा सा बांटना चाहो तो मैं बता दूं आपको। स्थायी समितियों क्या है कि एक तो बोलते हैं कि लोक लेखा जैसी समिति,
मतलब एक ऐसे प्रकार की समिति, स्थायी समिति है जो लोक लेखा जैसी है, लोक लेखा जैसी समिति, जैसी समिति। ये मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, छोटा लग रहा है आपको तो। लोक लेखा जैसी समिति, यानी कि लोक लेखा जैसी समिति का मतलब क्या है? लोक लेखा जैसी समिति का मतलब जो लंबे समय से चली आ रही है, यानी कि लंबे समय से आ रही है। लंबे समय से मतलब क्या है? जब से ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो स्टार हुए थे 1921 से, तो ये लोक लेखा समिति 1921 से बनी हुई आ रही है, तभी ये बनी है 1921 से। तो एक स्थायी समिति एक ऐसी समिति है जो लोक लेखा समिति लंबे समय से बनी चली आ रही है। और दूसरी चीज क्या है? एक लोक लेखा समिति ऐसी, मतलब सॉरी, एक स्थायी समिति ऐसी है जो क्या है, जो लंबे समय से तो नहीं, लेकिन अभी 2 ही दशक पहले लगभग बनी है। ठीक है, 2 दशक पूर्व वाली, 2 दशक पूर्व गठित समिति, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है दूसरा? विभागीय से लोग होते हैं, विभागीय स्थायी समिति, स्थायी समिति। विभागीय स्थायी समिति का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट रिलेटेड, ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज। तो यानी कि ये बोल रहे हैं, तो स्थायी समितियों को भी, यानी आपको इसमें करना है, तो स्थायी समितियों को भी 2 भाग में बांट दिया है। एक तो एक वैसी समिति जो लंबे समय से आ रही है, जैसे लोक लेखा समिति जो लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है। लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन बोलते हैं, किसका? प्राक्कलन समिति का, कि ये दोनों एक जैसा काम करती है, तो जुड़वा बहन बता रहे हैं। तो एक तो वैसी स्थायी समिति है जो लंबे समय से चली आ रही है, एक जो अभी 2 दशक पूर्व से ही बनना चालू, 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए थे जब आरसी वाले, तो उसके हिसाब से उस टाइम से बनती चली आ रही है, उन्हें बोलते हैं क्या? विभागीय स्थायी समिति। ठीक है, तो ये भी 2 भागों में बट गई एक प्रकार से। अब आ जाओ दूसरे वाले में, अस्थायी तदर समिति। तो अस्थायी का मतलब क्या है? जो अस्थायी, स्थायी नहीं, इनका अस्तित्व नहीं बना रह रहा है, तो क्या है, इनको किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाया जाएगा, विशेष काम के लिए बनाया जाएगा, तो विशेष प्रयोजन हेतु इनका निर्माण करा जाता है। तथा जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके उपरांत ये भी अस्तित्व इनका समाप्त हो जाता है। यानी कि इनको किसी ऐसी समितियां हैं जिनको किसी विशेष प्रयोजन, विशेष काम के लिए बनाया जाएगा, और जब वो कार्य समाप्त हो जाएगा, जिस काम के लिए बनाया गया, उस काम के समाप्त होने के साथ साथ ये भी समाप्त हो जाएंगी, इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी समितियां कहलाती हैं अस्थायी समिति, या फिर तदर्थ समिति, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडहॉक समिति, यानी कि एडहॉक कमिटी। ठीक है, तो एडहॉक कमिटी भी अब 2 प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको बता दी स्थायी समिति। वैसे तो मतलब इसमें आपको भाग नहीं करना, लेकिन ज्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होना क्या बुरा जा रहा है। ऐसे तो इतना ध्यान रखना, समितियां 2 प्रकार की होती है, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। फिर 2 ध्यान रखना, अस्थायी समिति 2 प्रकार की होती है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा और समझ लो, स्थायी समिति भी 2 प्रकार की बना दी किसी ने, कि लोक लेखा जैसी समिति है जो लंबे समय से चली आ रही है, और एक विभागीय स्थायी समिति जो अभी 2 दशक पूर्व से ही बनी चालू हुई है। ठीक, अब आ जाओ अस्थायी तदर्थ समिति। तो अस्थायी तदर्थ समिति का मतलब एड हॉक कमिटी 2 प्रकार की हो गई, यानी कि एक तो हो गई जांच समितियां, 2 प्रकार की हो गई, एक तो हो गई जांच समितियां, और दूसरी क्या होगी? सलाहकारी समितियां। ठीक है, जांच समिति मतलब इंक्वायरी वाला, इंक्वायरी मामला जो करेंगी, और सलाहकारी मतलब एडवाइजरी कमिटी। तो इंक्वायरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी है। तो जांच समितियां मतलब क्या है? जो किसी काम की जांच करेंगी, जांच नाम से आ रहा है, तो जैसे जांच का मतलब किसी भी जैसे जो पहले कारगिल घटना हुई थी, कारगिल घटना एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, कारगिल घटना। तो कारगिल घटना पर जो घटित कारगिल घटना हुई थी, उस पर एक सुब्रमण्यम समिति बनी थी। तो एक इसका नाम लिख सकते हो, सुब्रमण्यम समिति। ठीक है, सुब्रमण्यम समिति। तो ये सुब्रमण्यम समिति बनी थी किसमें? कारगिल घटना में बनी थी। जैसे मान लो एग्जाम्पल और लग सकते हो क्या? बोफोर्स घोटाला। तो मैं मेरे कर दे रहा हूँ, ठीक है, बोल दिया मैंने, कारगिल मतलब कारगिल घटना हो गई, और उस पर सुब्रमण्यम समिति बनी थी। तो कारगिल तो मैं लिख दे रहा हूँ, कारगिल घटना, बोफोर्स हो गया। ठीक है, तो ये जैसे बोफोर्स घटना हो गई, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा 2G कोयला घोटाला है, स्पेक्ट्रम है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, तो ऐसे घोटालों की जांच करने के लिए बनती होती है जांच समितियां।
तो ऐसे करके आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में। सलाहकारी समितियां क्या होंगी? सलाहकारी समितियां वो होती है मतलब जो एक तरीके से सलाह दे रही है, ऐसे कह सकते हो। अब सलाह क्या दे रहे हो? जब कानून बनने को आया था, हमने देखा था, जब पीछे हमने पढ़ा था कि कानून के नियम कैसे कैसे किन किन चरणों से होकर गुजरता है कोई कानून, तो हमने देखा था एक चयन समिति बनती है उसमें। चयन समिति या फिर प्रवर समिति होती है, ये लिखा है मैंने, प्रवर, प्रवर, प्रवर समिति, चयन समिति जिसे बोलते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट कमिटी। दूसरी क्या है? संयुक्त समिति यानी कि ज्वाइंट कमिटी। ठीक, तो इसमें समझो आप लोग सलाहकारी समितियां क्या है, मेनली क्या होता है, सलाहकारी समितियां सलाह का देने काम करती है तो संसद को। दरअसल क्या है, कोई विधेयक ऐसा है जो विचाराधीन है, मतलब विचाराधीन मतलब विधेयक आया ये पास होना है, तो विधेयक क्या है, उसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है विधेयक को डील करने के लिए, भाई आप डील करो। दरअसल ये जो लिखे हैं इसको आपको ऐसे ध्यान रखना, प्रवर समिति और संयुक्त समिति एडॉक वाले में। प्रवर समिति संयुक्त समिति किसके अंडर काम करती है? सलाहकारी समिति की, ये इसके अंडर में काम करें, ये दोनों क्या है, इसके अंडर में है। ठीक है, सलाहकारी समिति के अंडर में काम कर रही है प्रवर समिति और संयुक्त समिति, इसके प्रकार नहीं एक प्रकार से। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो विचाराधीन विधेयक होता है उसको सौंप दिया जाता है प्रवर समिति को, प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है, और जब वो सदन ये संकल्प पारित कर दे कि ये जो विधेयक है ये प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। अब सदन ने संकल्प पारित कर दिया कि ये विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, तो प्रवर समिति बनेगी इस काम के लिए, मतलब विशेष प्रयोजन के उसी काम के लिए प्रवर समिति बनेगी। प्रवर समिति में सदस्य डिसाइड करे जाएंगे, इनको चुना जाएगा, जो इनको चुना जाएगा। तो प्रवर समिति बनी, उसमें उसको सौंप दिया गया कि विधेयक पर विचार करो, वो अपना प्रतिवेदन सौंपेगी, रिपोर्ट सौंपेगी। ये सब किसके अंदर काम करेगी? सलाहकारी समिति के अंदर, एडवाइजरी कमेटी के अंदर। ठीक है, अगर सदन ऐसा कह रहा है कि दूसरे सदन से उससे अनुमति लो और हम लोग मिलके ज्वाइंट कमेटी बना दो, यानी सदन, दूसरे सदन का मतलब अगर राज्यसभा में तो लोकसभा से पूछ लो, और लोकसभा में बात हो रहा है तो राज्यसभा से पूछ पाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि वो विचाराधीन विधेयक ऐसा मामला फंस रहा है कि भाई दूसरे सदन से ऐसे अनुमति ले लो और उसकी सहमति के साथ एक ज्वाइंट कमेटी बना लो, तो ज्वाइंट कमेटी वाला फेस पे डिस्कस कर लो, तो अब जैसे डिस्कस हो जाएगा तब उसकी जो रिपोर्ट आएगी तब वो देख ली जाएगी। यानी कि अगर ज्वाइंट कमेटी बना लो तो जो रिपोर्ट आएगी वो भी इसके अंडर काम कर रहा होगा, तो सलाहकारी समिति ही रिपोर्ट भेजेगी। प्रवर समिति बनेगी, अकेले देख लेगा तो वो अकेले रिपोर्ट बना के वो भी इसके अंदर काम कर रहा होगा, यानी कि ये इसके अंडर ही काम कर रहे होंगे। ये दोनों मिलके काम हो रहा है यहाँ पर, लोकसभा राज्यसभा, इसमें कोई ये अकेले काम कर रहा होगा लोकसभा या राज्यसभा, तो ये बस, लेकिन वो दोनों इसके सलाहकारी समितियों के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। तो सलाहकारी समिति, अब जब इसका जो सलाहकारी समिति फिर बाद में आगे रिपोर्ट अपनी सौंपेगी, और यहाँ पर क्या है, इसका बाद में ये हटा दिया जाएगा, यानी कि इसका काम हो गया पूरा। तो ये विशेष प्रयोजन के लिए बनी थी, हर बार बनेगी हर बार हटेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, प्रवर समिति और चयन समिति इसके अंदर ही है, अंदर ही है, और संयुक्त समिति है, संयुक्त समिति मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे, और प्रवर समिति मतलब उस सदन की प्रवर, हर एक मतलब राज्यसभा की भी एक चयन समिति है और लोकसभा की भी चयन समिति है। ये बात आपको हमने पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि एडॉक कमिटीज वगैरह अस्थायी और स्थायी, मतलब मेजरली तो आपको समितियों के बारे में दो ही प्रकार की समितियां ऐसी होती है। अब अगली वाली क्लास में हम लोग थोड़ा सा ये देख लेंगे कि लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। और एक दूसरी कमेटी और है जो इस टाइम मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रकार से दो नई कमेटी बनाई है, तो अर्थव्यवस्था को थोड़ा सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से बनाने के लिए तो दो कमेटी उनके बारे में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो वो डिस्कस करना है। उसके बाद में इनका लाभ देखने की कमेटी का लाभ क्या है, कि इसका कुछ लाभ है और कुछ हानि देखने, कुछ सीमाएं देखने। तो एक क्लास और लगेगी हल्की सी तो इसको समझने के लिए, वरना मैं सोचा था इसमें डिस्कस कर दूं, थोड़ा लंबा हो जाता और थोड़ा हौच पौच हो जाता। ठीक है, तो जांच समितियां होगी, मतलब मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया कि समिति है क्या। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे की चीज और बची है, और जो दो नई समितियां आई हैं, बाकी एक परामर्शदात्री समिति भी है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, उसको डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हालांकि वो थोड़ा बाहर की होती है, वो संसद से रिलेटेड नहीं होती है, विभाग से, मंत्रालय से रिलेटेड होती है, लेकिन क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको बोलते हैं परामर्शदात्री समिति है, समिति के नाम से है, तो हो सकता है उसमें बन जाए। तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं या जो मुख्य होते हैं वो मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वही हो जाते हैं, या राज्य मंत्री को बना दिया जाता है, तो वो हम देख लेंगे, उसके लाभ देख लेंगे।
तो ये थोड़ा सा आप इसको एक बार रिकॉल कर लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अस्थायी समिति और इनके अंदर समिति क्या है, इनके एक दो नाम याद कर लो, कारगिल है, बोफोर्स है, 2G स्पेक्ट्रम है, ऐसे नाम याद कर लो। या फिर कोई भी घोटाला ऐसा हुआ, ज़्यादातर जांच समितियां होती है और जांच समितियां क्या करती हैं, फिर आगे रिपोर्ट सौंपती है। तो लोक लेखा समिति जो है, जो अकाउंटिंग करती है और ऑडिटिंग करती है, तो ऑडिटिंग जो करेगी तो वो ऑडिटिंग इसकी मदद से करती है, क्योंकि ये जांच करती है और इसको बताती है कि ऐसा ऐसा मामला था, तो ये अच्छा यहाँ घोटाला हुआ है, तो ये यहाँ पर वही अपनी रिपोर्ट बनाती है कि ये घोटाला हुआ है, ऐसे ऐसे पैसा गया है। तो ऐसे कई बार मिलके मिलके काम भी होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर ज्यादा लोड लगता है तो ये अपने अंडर भी एक समिति और बना लेते हैं सपोर्ट के लिए। ठीक, वो सब हम लोग अगली वाली क्लास में देख लेंगे अगर ऐसी कोई चीज रह रही है। तो अभी आप लोग इतना रखें और हम लोग अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।